जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा स्पेलिंग का। वैसे तो हम सब जानते हैं कि एमएस वर्ड के अंदर अगर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो रेड कलर की अंडरलाइन से वो हमें रिप्रेजेंट कर देता है कि वहां पर स्पेलिंग मिस्टेक है, और हम उसे इजीली फाइंड करके उसकी जगह करेक्ट वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन एमएस एक्सेल के अंदर ऐसा नहीं है। एमएस एक्सेल के अंदर हमें खुद से डेटा को फाइंड करना पड़ता है, स्पेलिंग करेक्शन को फाइंड करना पड़ता है, और उसके बाद उसकी जगह पर जो भी वर्ड्स होते हैं, जो करेक्ट वर्ड्स होते हैं, उसको ऐड करना पड़ता है। तो यहां पर आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा स्पेलिंग का। जैसे हम स्पेलिंग पर क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपसे परमिशन मांगेगा कि क्या आप इस शीट पर इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हम सीधे इस पे यस करेंगे। यस करने के बाद आप देखेंगे हमारा जो डायलॉग बॉक्स है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपको दिखाई देगा इग्नोर वंस का। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमने क्लास की स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है, हमने कुछ स्पेलिंग इसमें जानबूझकर मिस्टेक की है ताकि हम सभी ऑप्शन का यूज आपको बता सकें। अब यहाँ पर आप सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा इग्नोर वंस का। इग्नोर वंस तब यूज किया जाता है जब हम इसे इग्नोर करना चाहते हैं, यानी जब हम इसकी स्पेलिंग को करेक्ट नहीं करना चाहते, इसको चेंज नहीं करना चाहते, उस सिचुएशन में हम यूज करेंगे इग्नोर वंस का। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने एक और ऑप्शन है इग्नोर ऑल्स का, यानी आपके पास जो भी क्लास की स्पेलिंग है आप इसको पूरी शीट में यही स्पेलिंग रखना चाहते हैं, इसको चेंज नहीं करना चाहते, तब उस सिचुएशन में आप इग्नोर ऑल्स का यूज करेंगे। इसके बाद हम फिलहाल इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इसकी स्पेलिंग को करेक्ट कर दिया और यहाँ पर हमने क्लिक करके इसकी स्पेलिंग को भी करेक्ट कर दिया। यहाँ पर हमने सब्जेक्ट की स्पेलिंग को भी मिस्टेक किया हुआ है, तो हम इसको भी फिलहाल चेंज कर देते हैं। चेंज और चेंज ऑल, आप देखेंगे यहाँ पर एक चेंज का ऑप्शन है और एक चेंज ऑल का ऑप्शन है। चेंज ऑल का ऑप्शन इसलिए यूज किया जाता है कि जैसे मान लीजिए हमने सब्जेक्ट की स्पेलिंग अगर कहीं और भी शीट में गलत कर रखी है, तो अगर हम चेंज ऑल पर क्लिक करेंगे, जहां पर भी इसकी स्पेलिंग गलत होगी वहां पर ये ऑटोमेटिकली उसको सजेशन वर्ड से रिप्लेस कर देगा। तो हम इसे चेंज ऑल कर देते हैं। चेंज ऑल करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे 6 की स्पेलिंग भी गलत है, हम इसको भी चेंज कर देते हैं। और अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारी इंग्लिश की स्पेलिंग गलत है, और यहाँ पर कुछ सिमिलर वर्ड्स यानी कुछ सजेशन वर्ड्स हमारे सामने रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक फीचर और है ऑटो करेक्ट का, तो हम इसको भी आपको क्लियर कर देते हैं। ऑटो करेक्ट का जो ऑप्शन है वो तब यूज किया जाता है जब सिमिलर वर्ड्स यानी सजेशन वर्ड्स में जो पहला वर्ड है वो हमें हर जगह पर रिप्लेस करना हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने इंग्लिश की स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है और यहाँ पर सजेशन वर्ड में इंग्लिश सबसे टॉप नंबर पर ये स्पेलिंग शो कर रहा है, और अगर हम इसे ऑटो करेक्ट कर देते हैं तो जितने भी वर्ड्स हमारे फर्स्ट सजेशन वर्ड के अंदर होंगे वो उसको ऑटोमेटिकली उसको करेक्ट करके रिप्रेजेंट कर देगा। तो हम इसे ऑटो करेक्ट कर सकते हैं, इसे भी ऑटो करेक्ट कर सकते हैं और इसे भी ऑटो करेक्ट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे हमारी सारी स्पेलिंग यहाँ पर करेक्ट हो चुकी है, हमने सारी स्पेलिंग को यहाँ पर ऐड करा लिया है। तो इसमें से हम कुछ स्पेलिंग को मिस्टेक करते हैं और फिर से उस ऑप्शन को हम ओपन करते हैं। तो हमने यहाँ पर हिंदी की स्पेलिंग को मिस्टेक कर दिया है और स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर को हमने फिर से यहाँ पर ओपन कर लिया। आप यहाँ पर देखेंगे हिंदी का जो सजेशन वर्ड है वो यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन हमारे सामने शो हो रहा है ऐड टू डिक्शनरी का। ऐड टू डिक्शनरी तब यूज किया जाता है, उस सिचुएशन में यूज किया जाता है जब हम इस स्पेलिंग को एमएस एक्सेल की डिक्शनरी में ऐड करना चाहते हैं। जब भी हम इसमें ऐड टू डिक्शनरी का यूज करेंगे तो ये जो हमारी स्पेलिंग है ये इसमें ऐड हो जाएगी और नेक्स्ट टाइम इसका एरर ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम ऐड टू डिक्शनरी का भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो डिफरेंट टाइप्स की आपके पास लैंग्वेजेस हैं, जिसमें आप जिस लैंग्वेज के थ्रू इसमें स्पेलिंग चेक करना चाहें वो यहाँ पर इजिली चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्पेलिंग ऑप्शन। अब इसके बाद आप देखेंगे थ्रेशोल्ड ऑप्शन। अब इस ऑप्शन का जो बेसिकली यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है सिमिलर वर्ड्स फाइंड करने के लिए। जैसे आप एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखेंगे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है दिस मार्कशीट इज मेक बाय एक्सेल इन्फोटेक स्कूल ऑफ एजुकेशन। अब यहाँ पर आप देखेंगे हमारा ये जो मेक वर्ड है ये हमें इसकी जगह पर कुछ सिमिलर वर्ड चाहिए, यानी ये मेक वर्ड यहाँ पर हमें बेटर नहीं लग रहा है। मैं चाहता हूं यहाँ पर कोई और वर्ड आ जाए, तो इसके लिए हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, सिंपल इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद थ्रेशोल्ड ऑप्शन पर हम जाकर के इसे सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें सिंपल यहाँ पर जो भी ऑप्शन है इसको क्लियर करना है और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद जैसे हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे यहाँ पर इससे मिलते जुलते जो भी वर्ड्स हैं यानी इसके सिमिलर वर्ड्स जो भी हैं वो यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि इसके जो भी पर्यायवाची शब्द हैं आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएंगे। इसमें से आप इसकी जगह पर जो भी वर्ड रखना चाहें वो इजिली यहाँ पर रख सकते हैं। आप यहाँ पर इसकी जगह क्रिएट भी रख सकते हैं,
हम इसकी जगह पर यहाँ पर कोई वर्ड सर्च कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें एक वर्ड मिल गया प्रिपेयर का, तो हम चाहते हैं कि इसकी जगह पर हम प्रिपेयर वर्ड को रखना चाहते हैं। यहाँ पर सिंपल हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद मेक पर जाएंगे हम लोग और यहाँ पर इसे डबल क्लिक करके सिंपली पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आप इसके सिमिलर वर्ड्स को फाइंड कर सकते हो, यानी इसके पर्यायवाची शब्दों को फाइंड कर सकते हो। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो वर्कबुक स्टैटिक्स का है। तो इसके लिए हम शीट 1 पर चले जाते हैं। शीट 1 पर जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यानी हमने कुछ टेबल्स ली हुई हैं। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कुछ ऑप्शन हमारे सामने नजर आ रहे हैं। वर्क स्टैटिक्स बेसिकली क्या काम करता है, हमारी शीट पर या हमारे वर्कबुक के ऊपर जितना भी डेटा होता है, जितनी भी टेबल हमने ली होती है, जितना भी फॉर्मूला हमने लगाया होता है, जितने भी सेल के अंदर हमने डेटा टाइप किया होता है, या जितनी भी शीट्स हमने ली होती है, उन सभी की इंफॉर्मेशन ये रिप्रेजेंट करता है। जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन आपको दिखाई देगा करंट शीट का। करंट शीट में आपको दिखाई देगा एंड ऑफ शीट, यानी एंड ऑफ शीट जो है वो E8 है। तो E8 क्या है हमारी, यहाँ देखिए हमारी जो एंड ऑफ शीट है वो E8 है। यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारी शीट की जो एंडिंग है वो यहाँ पर है, और यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो सेल एड्रेस है वो E8 है। तो वही चीज हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सेल विथ डेटा, यानी कितने सेल्स के अंदर हमारे डेटा है। तो यहाँ पर अगर आप इसको काउंट करते हैं, इसको काउंट करते हैं, और ये जो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 है, इनको काउंट करते हैं, तो अगर हम इन सबको काउंट करते हैं तो टोटल वर्ड जो आते हैं वो 16 आते हैं, जो यहाँ पर हमारे सामने रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने टेबल 1 दिखा रहा है। तो हमने जो टेबल ली हुई है वो सिंपल 1 टेबल ली हुई है, इसलिए यहाँ पर टेबल 1 नजर आ रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें फॉर्मुलाज की, तो यहाँ पर हमने फॉर्मुला कितना यूज किया हुआ है, तो 7 सेल्स के अंदर हमने फॉर्मुला यूज किया हुआ है। आप इनको अगर काउंट करते हैं तो यहाँ पर 7 सेल्स के अंदर हमारे पास फॉर्मुला है, यहाँ देख लीजिए। तो इस तरीके से ये इसको काउंट करके बता रहा है कि इतनी शीट्स के अंदर यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है। तो इस तरीके से वो आपकी करंट शीट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। करंट शीट में जितना भी आपका डेटा है, जितनी भी टेबल है, जितने भी फॉर्मूला है, जितनी भी एंड ऑफ शीट्स है, वो सभी कुछ आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देगा। इसके बाद आप नीचे देखेंगे यहाँ पर एक और ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहा है वर्कबुक का। तो यहाँ पर आपके सामने वर्कबुक बता रहा है, यानी हमने जो शीट्स ली है वो टोटल 3 शीट्स ली है। तो यहाँ पर आप देखेंगे शीट 1, शीट 7 और 6 के नाम से हमने एक शीट ली हुई है। तो यहाँ पर हमारी टोटल शीट्स 3 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें सेल विद डेटा की, अगर इस डेटा को हम काउंट करते हैं और जो भी हमने इन सभी शीट्स के अंदर डेटा टाइप किया हुआ है उसको काउंट करें तो टोटल 86 वर्ड्स बनते हैं, यानी 86 वर्ड्स हमने यहाँ पर फिलअप किया हुआ है। टेबल की बात करें तो पूरे वर्कबुक के अंदर सिंपल एक ही टेबल हमने ली हुई है, और फॉर्मूला की बात करें तो हमने 7 फॉर्मूला ही पूरी टेबल पर लगाया हुआ है। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट स्टैटिक्स का यूज कर सकते हैं। यह हमें बहुत ही हेल्प करता है हमारे डेटा को सर्च करने में, हमारे डेटा को फाइंड करने में, यानी हमने अपनी शीट पर क्या क्या कितना कितना रखा हुआ है, ये सब कुछ यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों यही था हमारा प्रूफिंग ऑप्शन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। इसके अंदर आप देखेंगे ये हमें कुछ एरर्स रिप्रेजेंट कर रहा है और कुछ वार्निंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली इसका जो यूज किया जाता है वो यूज होता है जितना भी हमने डेटाबेस तैयार किया हुआ है उसके अंदर जितने भी मिसमैच होते हैं या जितने भी एरर्स होते हैं उन सभी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर आप देखेंगे मिसिंग अल्टरनेटिव टेक्स्ट। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे शीट 1 पर हमें एक पिक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है जो मिसिंग बता रहा है डेटाबेस से। दूसरे ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमें कलर्स के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे और इस सेल एड्रेस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हमें ये इस सेल पर ले जाएगा जहां पर कलर्स डिफरेंस है, यानी ये बता रहा है हमें कि हमने यहाँ पर 2 कलर्स का यूज किया हुआ है, जो दोनों कलर्स हमारे अलग अलग सेल्स के अंदर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। इसके बाद अगर हम वार्निंग के अंदर जाते हैं और वार्निंग के अंदर देखेंगे यहाँ पर मर्ज सेल्स के बारे में बता रहा है, यानी कि हमने इस पूरे डेटाबेस को बनाने के लिए 12 सेल्स को मर्ज किया है, यानी 12 बार हमने सेल्स को मर्ज किया। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो उसकी पूरी लिस्ट हमारे सामने रिप्रेजेंट हो जाएगी, और जिस भी सेल एड्रेस पर हम क्लिक करेंगे वो सेल एड्रेस हमें शो करेगा कि हमने कहां पर सेल्स को मर्ज कर रखा है। वो सारे मर्ज सेल्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। इसके जस्ट नीचे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर दिखाएगा हमें डिफॉल्ट शीट नेम। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखेंगे हमने शीट का नाम दिया हुआ है पर्सनल मंथली बजट के नाम से, और यहाँ पर ये जो शीट 1 है वो डिफॉल्ट है, यानी MS Excel बाय डिफॉल्ट जो शीट का नाम लेता है ये वो शो कर रहा है। तो जैसे हम डिफॉल्ट शीट पर क्लिक करेंगे, डिफॉल्ट नेम के शीट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जैसे ही शीट 1 पर क्लिक करेंगे तो हमें ये रिप्रेजेंट कर देगा हमारी नेक्स्ट शीट पर, यानी कि ये हमारी डिफॉल्ट शीट है और ये हमने खुद से डेटाबेस को क्रिएट किया हुआ है। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसकी अगर हम बात करें तो वो हमारा ऑप्शन है ऑल्ट टेक्स्ट का।
ऑल टेक्स्ट यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने शीट 1 पर एग्जाम्पल के लिए एक इमेज ली हुई है और इस इमेज पर हम जो भी नाम लिख देंगे, यानी इस ऑप्शन पर जा करके हम पहले इस पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं और एक्सबीटी ऑप्शन पर जा करके हम ऑल टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम कोई भी कमेंट्स यानी कोई भी टेक्स्ट जो भी वर्ड हम इस पर टाइप करेंगे वो वर्ड बाय डिफॉल्ट इस इमेज के नाम से सेव हो जाएगा और जब भी हम इसे देखना चाहेंगे तो हम इसे देख सकते हैं। तो मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने लिख दिया माई स्वीट बेबी और देन इसके बाद मैं इसको यहां से कट कर देता हूं। कट करने के बाद जैसे ही मैं एक्सबीटी ऑप्शन पर दोबारा से जाऊंगा और ऑल टेक्स्ट पर क्लिक करूंगा, जैसे ही इस इमेज को मैं सिलेक्ट करूंगा तो मेरा वो टेक्स्ट जो मैंने कमेंट टाइप किया था वो कमेंट यहाँ पर शो करेगा, यानी इस इमेज के बारे में जो भी कमेंट हम यहाँ लिखेंगे वो यहाँ पर परमानेंटली सेव हो जाता है। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे वो है फॉर्मेट एज टेबल का, यानी जो भी हमने शीट बना रखी है अगर हम इसके फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है, हमें सिंपली सेलेक्ट करना है किसी भी डेटाबेस को और यहाँ पर जाकर के फॉर्मेट टेबल को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स की आपको टेबल्स मिलेंगी। जैसे मान लीजिए हम इस डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं और इस डेटा का टेबल का जो लुकअप है उसे चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ देखेंगे आप डिफरेंट टाइप्स के लुकअप्स आपके सामने शो हो जाएंगे। इसमें से कोई भी लुकअप आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको बेटर लगे। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो अनमर्ज सेल्स का है। यहाँ पर भी हमने बहुत सारे सेल्स को मर्ज किया हुआ है, तो मैं आपको एक दोबारा से सेल मर्ज करके और अनमर्ज करके दोनों ही दिखाता हूँ। तो शीट 1 पर चला जाता हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ सेल्स को सिलेक्ट किया और होम टैब से जाकर के यहाँ पर मैंने इसको मर्ज कर दिया। मर्ज इन सेंटर्स पे क्लिक करने के बाद हमारे काफी सेल्स मर्ज हो गए हैं। इसको मुझे वापस से अनमर्ज करना है तो यहाँ पर ऑप्शन आता है अनमर्ज का, आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन यही ऑप्शन आप देखेंगे तो रिव्यू टैब के अंदर यहाँ पर एक्सप्लिटी ऑप्शन में भी दिया हुआ है। जैसे आप अनमर्ज सेल पर क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा वापस से अनमर्ज हो जाएगा, यानी हमने जो भी सेल्स को मर्ज किया था वो वापस से अनमर्ज हो जाएगा। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे ऑप्शन एक्सप्लिटी का है। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी जिसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है उस पर अगर हम क्लिक करते हैं यानी एक्सबीटी हेल्प पर, तो डायरेक्टली ये हमारी वेब पेज पर ले जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वेब पेज पर, जिसके बारे में यहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, आप यहाँ से उसे रीड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की, तो नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर स्मार्ट लुकअप का ऑप्शन है। स्मार्ट लुकअप पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं हमारे पास बिंग ब्राउजर ओपन हो जाएगा और उस पर क्लिक करके हम कोई भी सर्चिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम सर्च करते हैं इंडिया और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे इंडिया की जितनी भी इंफॉर्मेशन इसके पास होंगी इस ब्राउजर के ऊपर वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमारे सामने रिप्रेजेंट कर देगा। इसके अलावा आप यहाँ पर और भी ऑप्शंस देख सकते हैं। मोड्स में जाएंगे, वेब ओपन कर सकते हैं, मीडिया ओपन कर सकते हैं, हेल्प भी ले सकते हैं। तो एक तरीके से इसका जो यूज किया जाता है वो यूज होता है कि आप बिना ब्राउजर को ओपन किए यहीं से ही आप किसी डेटा को सर्च कर सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, ट्रांसलेट की। तो ट्रांसलेट ऑप्शन बेसिकली यूज किया जाता है किसी भी डेटा को ट्रांसलेट करने के लिए, किसी भी वर्ड को ट्रांसलेट करने के लिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से ले लेते हैं कोई भी वर्ड और उसी वर्ड को सिलेक्ट करके हमने ट्रांसलेट पर क्लिक किया। ट्रांसलेट पर क्लिक करने के बाद जिस तरीके से हमारा गूगल ट्रांसलेटर वर्क करता है सेम उसी तरीके से हमारा ये ट्रांसलेटर भी काम करता है। यहाँ पर आप देखेंगे डिटेक्टिव जो लैंग्वेज है हमारी वो इंग्लिश है और यहाँ पर जो हमारी चेंज लैंग्वेज है यानी जिसमें हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं वो अफ्रीकन लैंग्वेज है। यहाँ से आप चाहें तो डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेस आपको शो होंगी, जिस लैंग्वेज को आप सिलेक्ट करके ओके करेंगे ये हमारी भाषा उसी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ देखिए वो भाषा हमारी चेंज हो चुकी है। इस तरीके से आप ट्रांसलेट ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की, तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा कमेंट्स का। कमेंट्स का यूज किया जाता है, आप किसी वर्ड को सिलेक्ट करके उसके ऊपर कमेंट दे सकते हैं। जिस तरह से हम एक बुक रीड करते हैं और रीड करते समय हमें कोई वर्ड इंपॉर्टेंट लगता है तो हम अपने पेन से या पेंसिल से उसको मार्क कर देते हैं, सेम एज इट इज उसी तरीके से यहाँ पर कमेंट्स के माध्यम से आप इसके बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बारे में जो भी आपको कमेंट देना है वो यहाँ पर कमेंट्स टाइप कर सकते हैं। जितने भी वर्ड पर आपको कमेंट डालना है उतने भी वर्ड पे आप यहाँ पे कमेंट्स टाइप कर सकते हैं। वो कमेंट्स आप देखेंगे रेड कलर से मैं आपको रिप्रेजेंट करेगा। इसके अलावा शो कमेंट्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके कमेंट्स होंगे वो सभी कमेंट्स आपके शो कमेंट्स पर शो हो जाएंगे और इसे हाइड करेंगे तो वापस से ये हाइड हो जाएगा। अगर आप प्रीवियस कमेंट पर जाएंगे तो मान लीजिए हमारा ये वाला नेक्स्ट कमेंट था, इस पे प्रीवियस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये प्रीवियस कमेंट पे चला जाएगा और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट कमेंट पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। यहाँ से आप शो और हाइड कमेंट्स कर सकते हैं, यहाँ से भी आप शो और हाइड कमेंट्स यूज कर सकते हैं
और यहाँ से आप चाहें तो किसी पार्टिकुलर कमेंट्स को डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे आप डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी कमेंट हमने लगाया होगा उस सेल के ऊपर, वो कमेंट हमारा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कमेंट्स ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ ऑप्शंस MS एक्सेल के। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे MS एक्सेल के रिव्यू टैब में जो प्रोटेक्ट ऑप्शन है इन सभी ऑप्शंस के बारे में। सबसे पहला ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने है प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट का जो यूज किया जाता है वो यूज होता है किसी भी डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। हमने इस ऑप्शन के बारे में पिछले होम टैब में भी आपको समझाया हुआ है। अगर आप होम टैब में जाते हैं और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है फॉर्मेट, और यहाँ पर आप देखेंगे प्रोटेक्ट शीट का एक ऑप्शन है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो सेम इसी तरीके से आपका ऑप्शन ओपन होगा और यही सेम ऑप्शन आप रिव्यू टैब के अंदर प्रोटेक्ट शीट पर भी देख सकते हैं। तो इस ऑप्शन पर जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स खुलता है जिसमें हमसे कुछ परमिशंस मांगता है कि हम किस चीज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और किस चीज को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक ऑप्शन लिया इंसर्ट कॉलम का। अगर हमने जिस चीज पर चेक मार्क कर रखा है यानी जिस चीज पर हमने टिक किया हुआ है उन सभी को इन शीट पर अलाउ किया जाएगा, यानी उन सभी ऑप्शंस का अलाउ किया जाएगा कि आप वो वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी ऑप्शंस आपके सामने हाइड है उन सभी में आप कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए हमने एक ऑप्शन यूज किया यहाँ पर इंसर्ट कॉलम का। इंसर्ट कॉलम का अगर हम ऑप्शन यहाँ पर टिक करते हैं और यहाँ पर कर देते हैं इसको पासवर्ड डालकर ओके, तो होगा क्या कि हम इस पूरे सेल के अंदर यानी पूरी शीट के अंदर हम कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं और किसी चीज को हम इंसर्ट नहीं कर सकते। यानी अगर हम रो को इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो इंसर्ट नहीं होगा। मैं इसको प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पर हम सिंपली पासवर्ड यूज करेंगे। मान लीजिए हमने पासवर्ड दे दिया 111 और उसके बाद हमने ओके किया। एक बार और री एंटर पासवर्ड मांगता है हमसे, तो दोबारा से हमने वही सेम पासवर्ड डाल दिया और एंटर प्रेस कर दिया। अब अगर आप इस फाइल के अंदर कोई भी छेड़खानी करने की कोशिश करेंगे तो ये साफ मना कर देगा। ये मना कर देगा कि आप इसके अंदर कोई एडिटिंग नहीं कर सकते। लेकिन हमने जिस चीज को अलाउ किया था वो एडिटिंग हम कर सकते हैं। जैसे कि हमने अलाउ किया था कि हम कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने कॉलम को सिलेक्ट किया, होम टैब पर गए और यहाँ से हम कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे सेल इंसर्ट का ऑप्शन है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा कॉलम इंसर्ट हो गया। इसी तरीके से अगर आप इसमें कोई और एडिटिंग करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको साफ मना कर देगा। आप इसके अंदर कोई और एक्स्ट्रा एडिटिंग नहीं कर सकते। ये था प्रोटेक्ट ऑप्शन। हम इसे वापस से अनप्रोटेक्ट करते हैं। अनप्रोटेक्ट करने के लिए आपको जाना होगा वापस से रिव्यू टैब के अंदर और यहाँ पर अनप्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर जो हमने पासवर्ड दिया था वही सेम पासवर्ड डाल करके हमें एक बार ओके करना होगा। इसके बाद हम इस फाइल के अंदर कोई भी एडिटिंग एक्स्ट्रा कर पाएंगे। तो ये था हमारा फीचर प्रोटेक्ट शीट का। इसके बाद आप देखेंगे प्रोटेक्ट वर्कबुक। ये जो प्रोटेक्ट वर्कबुक है ये पूरी की पूरी शीट पर अप्लाई हो जाता है। यानी कि जैसे हम यहाँ पर आप देखेंगे हमने यहाँ पर 3 शीट्स ली हुई है, सिटी लेवल समरी का, डे वाइज ट्रेंड्स का, MID का और पे आउट स्ट्रक्चर का। इसके अलावा अगर हम और कोई शीट यहाँ पर इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे सामने प्लस का निशान है। इस प्लस के निशान पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नई शीट ओपन हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा अगर हम यहाँ पर इस चीज को प्रोटेक्ट कर देते हैं, हम चाहते हैं कि भाई इसके अलावा कोई और शीट हमारे सामने इंसर्ट ना हो पाए और वर्कबुक हमारा सिर्फ इतना ही यूज में आए, तो हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम पहले इस शीट को डिलीट कर देते हैं, यहाँ से राइट क्लिक किया हमने और शीट को हमने डिलीट कर दिया। उसके बाद प्रोटेक्ट वर्कबुक पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर हम पासवर्ड दे देते हैं। जैसे हमने सेम वही पासवर्ड दे देते हैं 111 10 111 ओके। अब हम इस प्लस के निशान पर जब भी क्लिक करेंगे तो हमारी कोई भी नई शीट इंसर्ट नहीं होगी। ये देखिए कोई भी इंसर्ट शीट नहीं हो रही है क्योंकि इसने क्या किया, आपके पूरे वर्कबुक को एक प्रोटेक्ट कर दिया और आप इसमें कोई एक्स्ट्रा शीट ऐड नहीं कर पाएंगे। यानी आपने एक डेटा बनाया, डेटा बनाने के बाद आप कोई भी एक्स्ट्रा शीट ऐड करना चाहेंगे तो आप ऐड नहीं कर पाएंगे। तो इसको अनप्रोटेक्ट करने के लिए वापस से आपको इस पर क्लिक करना होगा और सेम एज इट इज पासवर्ड आपको डाल करके ओके करना होगा और अब ये प्रोटेक्शन रिमूव हो चुकी है। इसके बाद आप देखेंगे एक नया ऑप्शन हमारे सामने है अलाउ एडिट रेंज का। अब ये ऑप्शन किस लिए यूज किया जाता है? ये ऑप्शन यूज किया जाता है जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारा डेटाबेस है और आप चाहते हैं कि आपने इस फाइल को शेयर किया, शेयर करने के बाद आप चाहते हैं सिर्फ इतने से ही डेटा में चेंज कर पाए, जो जिसको भी आपने फाइल को शेयर किया हुआ है वो पर्सन सिर्फ इतने ही डेटा में चेंज कर पाए, इसके अलावा और किसी डेटा को ना छेड़ पाए। तो इसके लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, एक रेंज को अलाउ कर सकते हैं कि वो पर्सन सिर्फ इसी डेटा को
एडिट कर पाएगा। इसके अलावा कोई और डेटा अगर एडिट करने की कोशिश करेगा तो ये उसे मना कर देगा। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, हमने यहाँ पर रेंज ले लिया। रेंज लेने के बाद जिस भी हमने डेटा को एडिट के लिए अप्लाई करना है उसको हमें रेंज सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अलाउ एडिट रेंज को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा न्यू का। न्यू फीचर पर जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे टाइटल मांग रहा है कि आप इसका कोई टाइटल दे सकते हैं कि भाई इसको किस लिए एडिट करना चाह रहे हैं, उसका कोई टाइटल दे दीजिए। जैसे हम एडिट ही इसका टाइटल दे देते हैं। देन इसके बाद आप देखेंगे रेंज यहाँ पर हमने पहले से ही ली हुई है जिसके अंदर हम परमिशन देना चाहते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे रेंज पासवर्ड है, यानी जब भी कोई पर्सन इस के अंदर कोई एडिटिंग करेगा तो उसे एक पासवर्ड देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो इसमें एडिट कर पाएगा। यानी हर पर्सन इसको एडिट नहीं कर सकता, जिसे इस पासवर्ड के बारे में पता होगा सिर्फ वही पर्सन इसमें एडिटिंग कर पाएगा। तो हम यहाँ पर पासवर्ड दे देते हैं, मान लीजिए 111 पासवर्ड दे दिया हमने और सिंपली हमने यहाँ पर कर दिया इसे ओके। एक बार कंफर्म पासवर्ड देते हैं फिर से और हमने कर दिया इसको ओके। अब ये तो अलाउ हो गया कि भाई इसमें एडिटिंग हमारी हो पाएगी। अब पूरी की पूरी शीट को हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे नीचे प्रोटेक्ट शीट का एक ऑप्शन है, इस पर हमें क्लिक करना होगा और वही सेम ऑप्शन हमारे सामने फिर से खुल जाएगा और यहाँ पर भी हम पासवर्ड डाल करके इसको प्रोटेक्ट कर देते हैं। लीजिए हमारा पूरा का पूरा डेटा प्रोटेक्ट हो चुका है। अगर हम इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा एडिटिंग करने की कोशिश करेंगे तो देखिए ये साफ मना कर रहा है, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा एडिटिंग नहीं हो पाएगी। इसके अलावा अगर आप इसमें कोई एक्स्ट्रा एडिटिंग करना चाहते हैं जहां पर हमने अलाउ किया हुआ है तो वहां पर आप अगर एडिट करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आपसे पासवर्ड मांगेगा, जो पासवर्ड हमने इसको अलाउ करते समय दिया था। तो हम वापस वही पासवर्ड इंसर्ट कर लेते हैं और एंटर प्रेस करते हैं और अब इसके अंदर जो भी मैं एडिटिंग करना चाहूंगा वो एडिट कर सकता हूं। तो ये ऑप्शन था हमारा अलाउ एडिट रेंज का। इसको वापस से आपको अनप्रोटेक्ट करना है तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन है अनप्रोटेक्ट शीट का, इस पर वापस से क्लिक करेंगे और सेम वही पासवर्ड डाल करके एंटर प्रेस करेंगे तो आपका ये ऑप्शन रिमूव हो जाएगा, यानी आप इसके अंदर एडिटिंग कर पाएंगे। तो ये तो थे हमारे तीनों ऑप्शन प्रोटेक्शन के, प्रोटेक्ट शीट का, प्रोटेक्ट वर्कबुक का और अलाउ एडिट रेंज का। अब आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन है अनशेयर वर्कबुक का। अब ये अनशेयर वर्कबुक अभी हाइड है। इस ऑप्शन को किस तरीके से अनहाइड किया जाता है पहले मैं आपको वो समझाता हूं और उसके बाद मैं इसके बारे में आपको समझाता हूं कि ये होता क्या है। बेसिकली अनशेयर वर्कबुक को हाइड करने के लिए हमें शेयर वर्कबुक का ऑप्शन ओपन करना पड़ेगा। तो ये किस तरीके से ओपन किया जाता है, इसके लिए हमें जाना होगा फाइल ऑप्शन पर और यहाँ पर सबसे नीचे आपको जाना होगा मोर पर और यहाँ पर आपको दिखेगा ऑप्शन का एक ऑप्शन। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। इन सेटिंग्स के अंदर आपको आना है कस्टमाइज रिबन पे और कस्टमाइज रिबन पर आने के बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है ऑल कमांड्स। ऑल कमांड्स को जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, स्क्रॉल को नीचे की तरफ खींच कर लाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा शेयर वर्कबुक का। आपको इसको सिलेक्ट करना है और यहां पर अगर आप इसे डायरेक्टली ऐड करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको साफ मना कर देगा, ये डायरेक्टली ऐड नहीं होगा। इसके लिए हमें एक न्यू टैब क्रिएट करना पड़ेगा। तो न्यू टैब कैसे क्रिएट होगा, यहाँ देखिए नीचे एक ऑप्शन है न्यू टैब का। इस न्यू टैब पर आप क्लिक करेंगे। न्यू टैब पर क्लिक करने के बाद आप इस वाली फाइल को यहाँ से सिलेक्ट करके सिंपली यहाँ पर ऐड करा सकते हैं। जैसे आपने न्यू टैब ऐड किया और आपने ऑप्शन को ऐड करा दिया तो यहाँ पर देखिए हमारा शेयर वर्कबुक का जो ऑप्शन था वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसकी फाइल के नेम को भी चेंज कर सकते हैं, यानी टैब के नेम को अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ से सिलेक्ट करके आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर रीनेम पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप टैब का कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे हमने दे दिया शेयर वर्कबुक और इसके बाद हमने कर दिया ओके। ओके करने के बाद यहाँ पर भी आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर एक नया टैब ओपन हो गया शेयर वर्कबुक का और यहाँ पर आप देखेंगे शेयर वर्कबुक का एक ऑप्शन हमारे सामने शो हो गया। जब तक कि हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हमारा ये वाला ऑप्शन अनहाइड ही रहेगा। अब बेसिकली ये होता क्या है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। शेयर वर्कबुक का जो ऑप्शन है वो बेसिकली पहले हमारे जो एक्सेल के ओल्ड वर्जन थे उनमें ये ऑप्शन फ्रंट पे ही दिया रहता था, जिसमें हमें सिर्फ टिक करके अलाउ करना होता था और अब ये ऑप्शन इन्होंने बहुत ही अंदर दे दिया है। हमें इसे पहले एक्टिवेट करना पड़ता है, उसके बाद हम इसको यूज कर सकते हैं। बेसिकली शेयर वर्कबुक जो ऑप्शन है उसका यूज किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे हमने एक इमेजेस के माध्यम से समझाने की आपको कोशिश की है। जैसे मान लीजिए हमारे सिस्टम्स लैन के अंदर कनेक्टेड होते हैं। लैन के बारे में आप जानते ही होंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। अगर हमारे बहुत सारे सिस्टम्स हैं कंपनी के अंदर, वो सभी सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट हैं लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से, तो उन सभी की लैन्स के अंदर अगर हमें कोई एक डेटा शेयर करना है, जैसे मान लीजिए हमने एक फोल्डर बनाया और उस फोल्डर के अंदर हमने अपनी फाइल्स डाल दी, यानी एक्सेल की यही फाइल हमने मान लीजिए डाल दी और इस फाइल के अंदर उसमें कई सारे यूजर उसको यूज करना चाहते हैं, यानी एक ही फाइल को अगर बहुत सारे पर्सन यूज करना चाहते हैं, यूज करते हैं,
तो इसके लिए हमें फाइल शेयर करनी पड़ती है। तो यहां से एक्सेल से आप डायरेक्टली उस फाइल को शेयर कर पाएंगे और शेयर करने के बाद आप बहुत सारे यूजर्स मिलकर के उसको यूज कर पाएंगे और उसमें एडिटिंग कर पाएंगे। तो ये चीज आप कैसे कर पाएंगे इसको मैं आपको समझाता हूं। तो यहां से आपको जाना होगा शेयर वर्कबुक वाले ऑप्शन पर और यहां पर आपको जाना होगा शेयर वर्कबुक पर क्लिक करना होगा और यहां पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा। इस पर आपको सिंपली टिक करना है और टिक करने के बाद सिंपली यहां पर ओके कर देना है। जैसे आप इसे ओके करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे दिस एक्शन विल नाउ सेव द वर्कबुक, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यानी सबसे पहले हमें फाइल को सेव करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसे कंटिन्यू कर पाएंगे। तो हमने इसको ओके किया और यहां पर हमने इसको शेयर कर दिया है। अब यहां पर आप देखेंगे आपके सामने एक नोटिफिकेशन आ गई कि आप इसे टर्न ऑफ करना चाहते हैं, यानी आपने जो भी डाटा शेयर किया हुआ है, जो भी फाइल आपने शेयर की है, क्या उसे टर्न ऑफ करना चाहते हैं। तो हमने फिलहाल इसको कर दिया नॉट नाउ। नॉट नाउ करने के बाद हम वापस से आ जाते हैं अपने रिव्यू टैब के अंदर और रिव्यू टैब के अंदर जाने के बाद आप देखेंगे हमारा जो अनशेयर वर्कबुक था वो यहां पर शो हो गया। यानी अनशेयर वर्कबुक का जो ऑप्शन है वो यूज किया जाता है जो हमने डेटा को शेयर किया हुआ है उसको स्टॉप करने के लिए। इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है, हमने जो भी डेटा शेयर किया था वो यहां से स्टॉप हो जाएगा। तो ये था हमारा अनशेयर वर्कबुक का ऑप्शन। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने एक और ऑप्शन है हाइड इंक का। अब ये हाइड इंक कैसे यूज किया जाता है इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेटिंग करनी पड़ेगी, यानी अपनी इस फाइल के अंदर हमें एक नया ऑप्शन ऐड करना पड़ेगा। सेम उसी तरीके से लेकिन थोड़ा सा चेंज है, मैं आपको करके दिखाता हूं। इसके लिए हम चले जाते हैं अपनी पुरानी वाली शीट पर और इस शीट पर आने के बाद हम चले जाते हैं वापस से फाइल वाली ऑप्शन पर। फाइल ऑप्शन पर जाने के बाद सेम उसी जगह पर हम जाते हैं मोर पर और यहाँ पर हमने ले लिया ऑप्शन। ऑप्शन लेने के बाद हमने यहां से सिलेक्ट किया अपना कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे हमें यहां पर कोई भी एक्स्ट्रा डेटा को ऐड नहीं करना। यहां पर आप देखेंगे ड्रॉ का एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको, इस ड्रॉ वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना होगा और सिलेक्ट करने के बाद सिंपल आपको ओके कर देना है। जैसे आप ड्रॉ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने ड्रॉ का जो ऑप्शन है वो तीसरे नंबर पर आपको शो कर जाएगा और इसमें बहुत सारे स्केचेस और बहुत सारे आपको पेन्स मिलेंगे। इनका आप यूज कर सकते हैं किसी डेटा को हाईलाइट करने के लिए। जैसे हमने येलो वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया और यहां से हम इसको यूज कर पाएंगे। जैसे कोई भी कलर आप पिक कर लीजिए और पिक करने के बाद आप किसी डेटा को हाईलाइट करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर कोई और कलर आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ से कोई दूसरा कलर सिलेक्ट कर लीजिए और दूसरा कलर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से भी आप किसी डेटा को इस तरीके से हाईलाइट करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमने हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन था, यहाँ पर जाते हैं हम वापस से रिव्यू टैब के अंदर और यहाँ पर आपको दिखाई देगा हाइड इंक का। हाइड इंक का यूज किया जाता है जैसे हमने जो भी एक्स्ट्रा कलर्स का यूज किया हुआ है उसको हाइड करने के लिए। जैसे हम हाइड इंक पर क्लिक करेंगे जो भी हमने एक्स्ट्रा कलरिंग अपनी शीट के अंदर की हुई होती है वो सभी यहाँ से हट जाती है। इसके बाद वापस से आप इसको अनहाइड करना चाहते हैं तो वापस से क्लिक करिए, वापस से वो डेटा हमारा शो हो जाएगा उसी कलरिंग के हिसाब से। इसके बाद यहाँ पर देखिए डिलीट ऑल इंक ऑन शीट, यानी अगर एक शीट पर आपका कोई भी आपने बहुत सारी इंक यूज कर रखी है तो उसको आप यहाँ पर एक शीट को डिलीट कर सकते हैं। और अगर आपने बहुत सारी शीट्स पर यानी शीट 1 पर शीट 2 पर भी आपने इसको यूज किया हुआ है तो उसको भी आप रिमूव कर सकते हैं। तो फिलहाल हम दूसरी शीट पर जाते हैं और यहाँ पर भी हम उस इंक का यूज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने कोई भी कलर पिक किया, कोई भी कलर पिक करने के बाद हम इसको यूज कर लेते हैं। यहाँ पर भी ये देखिए हमने यहाँ पर भी डेटा का यूज कर लिया, हाईलाइट कर लिया। हाईलाइट करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके। एक शीट पर और गए हम लोग और इस शीट पर जाने के बाद भी हमने अपने डेटा का यूज कर लिया, यानी कोई भी कलरिंग का हमने यूज कर लिया, किसी भी डेटा को हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट करने के बाद हम फिर से चले जाते हैं अपनी वापस से रिव्यू वाले टैब पर और यहां से हमने यूज किया हाइड इंक। हाइडिंग करेंगे तो आप जिस भी शीट पर जाएंगे उन सभी शीट्स पर आपका डेटा यहाँ पर हाइड हो जाएगा, यानी आपका जो भी हाईलाइट ऑप्शन था वो यहाँ से हाइड हो जाएगा। इसके बाद वापस से इस पे क्लिक करेंगे तो वापस से वो शो हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन है डिलीट ऑल इंक ऑन शीट, यानी जैसे ही इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है इंक का वो यहाँ से रिमूव हो गया। सेकंड शीट पर जाकर अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर वो रिमूव नहीं हुआ है क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ जो हमारे सामने रिप्रेजेंट हो रही थी शीट उसी का हमने यहाँ से डिलीट किया है। अगर आप इस ऑप्शन का यूज करते हैं डिलीट ऑल इंक इन वर्कबुक, यानी पूरी वर्कबुक के अंदर जहां जहां पर हमने इंक का यूज किया हुआ है वो डिलीट हो जाए, तो जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप जाके चेक करिए हर एक शीट से यानी जो इंक था वो रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से आप हाइड इंक का भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे प्रोटेक्ट ऑप्शंस। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।